हेलो एवरीवन, हिंदू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू दी फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स से अगर आपने एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं रिलेटेड टू दी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, तो आपको सबसे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए। टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन कम आ जाते हैं, एक दो क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन आपको अगर ये बेसिक टर्म्स क्लियर नहीं होगी तो आप फार्माकोडायनेमिक्स को समझ नहीं पाओगे। तो आज की हमारे पास सबसे पहली टर्म है एगोनिस्ट। सबसे पहली टर्म हमारे पास होगी एगोनिस्ट की। एक एगोनिस्ट क्या चीज होती है और वो हमारे पास फार्माकोलॉजी में, फार्माकोडायनेमिक्स में उसका क्या रोल होता है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं एगोनिस्ट। देखिए, जब भी हमारे पास कभी भी रिसेप्टर मीडिएटेड ड्रग एक्शन होगा, कैसा एक्शन होगा, रिसेप्टर मीडिएटेड ड्रग एक्शन होता है, तब हमारे पास जो पर्टिकुलर ड्रग है वो रिसेप्टर के पास जाकर बाइंड करती है। रिसेप्टर हमारे पास, अगर जिनको नहीं पता, रिसेप्टर एक मैक्रोमोलिकुलर प्रोटीन होता है जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है या फिर न्यूक्लियस के पे प्रेजेंट होता है। जो हमारे पास एगोनिस्ट का मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास, अगर मान लीजिए कोई रिसेप्टर है, ठीक है, ये हमारे पास कोई आर रिसेप्टर है और ये रिसेप्टर ऐसे इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन के साथ बाउंड होता है, ठीक है। तो इसका हाफ पार्ट जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलरली होता है और जो मेजर पार्ट या फिर रेगुलर पार्ट या फिर जो हमारे पास नॉर्मलाइज पार्ट होता है वो हमारे पास इंट्रासेलुलरली होता है। जब भी कोई, मान लीजिए, लाइगेंड, लाइगेंड में हमारे पास कोई भी यहाँ पे न्यूरोकेमिकल हो सकता है, कोई भी हमारे पास ड्रग मॉलिक्यूल हो सकता है, जब भी लाइगेंड आकर इस रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो ये इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा। जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट करेगा तो एक पर्टिकुलरली कोई एक्शन प्रोड्यूस होगा जो कि सेल के अंदर चेंजेस लाएगा, सेलुलर चेंजेस लाएगा, ठीक है। तो एगोनिस्ट वो सब्सटेंस या वो ड्रग मॉलिक्यूल हुआ या वो लाइगेंड हुआ जो कि एक इंट्रिंसिक एक्टिविटी दे सकता है। इंट्रिंसिक एक्टिविटी जो कि रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद एक सेलुलर चेंज यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ, इसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक एक्टिविटी। तो एगोनिस्ट हमेशा वो मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर वो लाइगेंड्स होते हैं जिनके पास एक तो चीज एफिनिटी भी होती है, क्या होती है, एफिनिटी भी होती है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी शो कर सकते हैं, ठीक है। एफिनिटी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, एफिनिटी का मतलब कि द एबिलिटी टू बाइंड विद द रिसेप्टर, ये जो आपके पास रिसेप्टर है इसके पास बाइंड करने की जो एबिलिटी है इसे हम बोलते हैं एफिनिटी, ठीक है। तो इतनी चीज हमें क्लियर हो गई। अब देखिए इंट्रिंसिक एक्टिविटी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंट्रिंसिक एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जब हमारे पास सेल मेम्ब्रेन थी, ठीक है। तो और इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलरली ये कुछ हमारे पास रिसेप्टर था। अब इस रिसेप्टर पे जब भी एक, मान लीजिए, ड्रग मॉलिक्यूल आकर एक्टिवेट हुआ, ठीक है, इस रिसेप्टर को एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के बाद जो सेल के अंदर चेंजेस आए, जो हमारे पास सेल्यूलर चेंजेस आएंगे, वो क्या होगी, आपकी एक इंट्रिंसिक एक्टिविटी शो करेगी। क्या करेगी, इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल, किसके इंटरनल, सेल के इंटरनल, और एक्टिविटी मतलब किसी भी तरीके का कोई चेंज यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो एगोनिस्ट के पास एफिनिटी भी होती है और इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी होती है। इसलिए अगर आपको हमेशा कहीं भी +1 दिखने को मिल जाए, ठीक है, तो आपने हमेशा वहां पे समझना है कि ये एगोनिस्ट के बारे में बात हो रही है। अगर फार्माकोडायनेमिक्स में किसी भी लाइगेंड के साथ या किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल के साथ लिखा हुआ है इट शोज +1 एक्टिविटी, तो आपने ये समझना है कि वो आपको एक एगोनिस्ट के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं, एगोनिस्ट के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो एगोनिस्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम एंटागोनिस्ट की, ठीक है। अब एगोनिस्ट हमारे पास सेलुलर एक्शन भी दे रहा है, ठीक है, एगोनिस्ट हमारे पास एफिनिटी भी दे रहा है। तो एंटागोनिस्ट क्या हुआ, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, एंटागोनिस्ट। तो एंटागोनिस्ट क्या हुआ, देखिए एंटागोनिस्ट को थोड़ा ध्यान से समझना है यहाँ पे। जब आपके पास, ये मान लीजिए, ये सेल मेम्ब्रेन, ये आपका पर्टिकुलर रिसेप्टर, अब लाइगेंड आएगा, ठीक है, लाइगेंड आकर इस रिसेप्टर की एक्टिविटी को फुली तरीके से ब्लॉक कर दे। क्या कर दे, पूरी तरीके से एक्टिविटी जो है, जो इसकी एक्टिविटी है उसे यहाँ क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। तो अगर एक्टिविटी ब्लॉक हो गई तो क्या होगा, वो एंटागोनिस्ट होगा। क्या होगा, वो एंटागोनिस्ट होगा। एंटागोनिस्ट के पास एफिनिटी जरूर होती है, क्या होती है, एंटागोनिस्ट के पास एफिनिटी जरूर होती है, लेकिन उस वो इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं शो करता है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको। इंट्रिंसिक एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इंट्रिंसिक एक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि वो आपके सेल के अंदर कोई चेंजेस प्रोड्यूस करेगा। अब जब उसने एफिनिटी तो रखी, एफिनिटी का मतलब कि रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रहा है, ठीक है, रिसेप्टर के साथ बाइंड होने की ताकत को हम एफिनिटी बोल रहे हैं। तो एफिनिटी तो वो जरूर रखेगा, फॉर श्योर रखेगा, लेकिन कोई भी किसी भी तरीके की इंट्रिंसिक एक्टिविटी वो नहीं शो करेगा। तभी तो वो एक एंटागोनिस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो एंटागोनिस्ट। और एंटागोनिस्ट को हम हमेशा जीरो से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, जीरो से। +1 इज फॉर एगोनिस्ट एंड जीरो इज फॉर
एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो आपको ये चीज पता लग गई। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास इनवर्स एगोनिस्ट। क्या है? इनवर्स इनवर्स एगोनिस्ट। ठीक है, तो नाम से ही थोड़ा सा समझ लेते हैं। इनवर्स का मतलब हो गया यहाँ पे उल्टा। ठीक है, उल्टा। और एगोनिस्ट का मतलब हमने अभी पढ़ लिया था, तो एगोनिस्ट बोल दिया अगर मैंने यहाँ पे, तो दो पॉइंट तो फॉर श्योर है कि सबसे पहली चीज यहाँ पे एफिनिटी भी होगी, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी यहाँ पे इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी होगी। क्या होगी यहाँ पे? एक इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी शो की जाएगी। लेकिन क्या होगा, हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास कोई ग्लूकोज के लिए रिसेप्टर है। ठीक है, कि उसने ग्लूकोज के लिए हमारे पास कोई रिसेप्टर है। जब भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ आके बाइंड करेगा, ठीक है, यहाँ आके बाइंड करेगा, तो सेलुलर चेंजेस क्या या इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होगी कि ग्लूकोज की प्रोडक्शन बढ़ेगी हमारे सेल के अंदर। किसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी? ग्लूकोज की प्रोडक्शन। अब मान लीजिए हमने कोई एक ड्रग मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, या फिर कोई ड्रग ले ली, और ड्रग ने जाके इस रिसेप्टर पे बाइंड किया। ठीक है, ड्रग जब रिसेप्टर पे जाके यहाँ पे बाइंड करेगी, तो एक तो सबसे पहली चीज, अगर ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रही है तो एफिनिटी हुई। चलो जी, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी चीज क्या हुई? उसने ग्लूकोज की प्रोडक्शन की बजाय उसने फैट की प्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फैट की प्रोडक्शन इंक्रीज कर दी। इंट्रिंसिक एक्टिविटी दी उसने। इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या दी? कि फैट की प्रोडक्शन बढ़ा दी। ठीक है, तो मतलब इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी होगी और एफिनिटी भी रखेगा। एंटागोनिस्ट में हमारे पास क्या चीज होती थी? एंटागोनिस्ट में हमारे पास क्या होता था कि एफिनिटी जरूर रख रहा है, लेकिन वो कोई भी इंट्रिंसिक एक्टिविटी शो नहीं कर सकता। क्या नहीं शो कर सकता? किसी भी तरीके की इंट्रिंसिक एक्टिविटी शो नहीं कर पाता था। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई हमें। ओके, अब आ जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट टर्म जिसे हम बोलते हैं पार्शियल एगोनिस्ट। क्या बोलते हैं इसे हम? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। फोर्थ टर्म जो है हमारे पास, सबसे इम्पोर्टेंट टर्म, या मैं बोलूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, पार्शियल एगोनिस्ट। ठीक है, पार्शियल का मतलब हो गया हमारे पास सब मैक्सिमल या फिर हाफ। ठीक है, तो पार्श एगोनिस्ट का तो मतलब हमें पता लग गया। यहाँ पे दो चीजें होगी। सबसे पहली क्या होगी? एफिनिटी रखेगी। ठीक है, एफिनिटी होगी हमारे पास, यहाँ पे कोई भी लाइगेंड एफिनिटी रखेगा। दूसरी चीज वो एबिलिटी रखेगा कि एक इंट्रिंसिक एक्टिविटी शो हो। क्या हो? एक इंट्रिंसिक एक्टिविटी शो हो। ठीक है, पार्शियल का मतलब हुआ कि 50-50। क्या हो गया यहाँ पे? 50-50। मतलब कि वो अपना जो एक्शन है, ठीक है, जो अपना वो एक्शन है या फिर जो अपनी जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है, वो फुल पोटेंशियल के साथ नहीं शो करेगा। क्या नहीं शो करेगा? अपनी इंट्रिंसिक एक्टिविटी फुल पोटेंशियल के साथ नहीं शो कर पाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल एगोनिस्ट। क्या बोला जाता है इन्हें? पार्शियल एगोनिस्ट। अब एक और चीज आ जाती है यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा सा आपको इरेज करके बता दूं, काफी ज्यादा यहाँ पे एग्जांपल्स हो गए। तो अब हमने एगोनिस्ट कर लिया, एंटागोनिस्ट भी कर लिया, हमने पार्शियल एगोनिस्ट भी कर लिया, हमने कर लिया इनवर्स एगोनिस्ट भी कर लिया। अब एक चीज होती है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। क्या होगी हमारे पास? फिफ्थ इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। क्या हो गया आपका? कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? एंटागोनिस्ट से आप ये समझ रहे होंगे कि यहाँ पर आपको एफिनिटी जरूर मिलेगी। क्या मिलेगी? एफिनिटी फॉर श्योर मिलेगी, लेकिन आपको किसी भी तरीके की इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं मिलेगी। क्या मिलेगी? इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं मिलेगी। अब कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऐसा एंटागोनिस्ट होगा जो कि जो नेचुरल मॉलिक्यूल है, क्या है हमारे पास? नेचुरल मॉलिक्यूल है, उसके साथ कंपटीशन लगाएगा कि मैं पहले जाके बाइंड होऊंगा। क्या करेगा? मैं पहले जाके बाइंड होऊंगा, मतलब इट विल मेक अ रेस विद इन नेचुरल मॉलिक्यूल। क्या करेगा? वो नेचुरल मॉलिक्यूल के साथ एक रेस लगाएगा। उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। क्या बोलेंगे इसे? कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक टर्म तो क्लियर होगी कि कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे हमने बोला पार्शियल एगोनिस्ट। क्या बोला हमने? पार्शियल एगोनिस्ट। क्या किसी तरीके से क्या किसी तरीके से पार्शियल एंटागोनिस्ट होगा? अगर आपसे कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज पार्शियल एंटागोनिस्ट, तो क्या होगा आपका आंसर? तो देखिए, पार्शियल, देखिए एंटागोनिज्म का मतलब है कि एक्टिव रिसेप्टर की एक्टिविटी को तो ब्लॉक करना है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, सॉरी, एंटागोनिस्ट का मतलब है कि रिसेप्टर की एक्टिविटी को ब्लॉक करना है, एफिनिटी बनाए रखनी है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, पार्शियल एंटागोनिस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है।
एंटागोनिस्ट या तो फुल ब्लॉक करेगा या तो ब्लॉक ही नहीं करेगा, ठीक है। या तो ब्लॉक, वो ब्लॉक अगर करेगा रिसेप्टर को तो पूरी तरीके से ब्लॉक कर देगा, ठीक है। पार्शियल एगोनिस्ट बोल सकते हो। पार्शियल एगोनिस्ट क्यों? क्योंकि वहां पे इंट्रिंसिक एक्टिविटी आपकी शो हो रही है। और पार्शियल एंटागोनिस्ट इसलिए नहीं बोलोगे क्योंकि एंटागोनिज्म में आपके पास किसी भी तरीके की इंट्रिंसिक एक्टिविटी शो नहीं हो पाती है। पार्शियल एंटागोनिस्ट इट इज नॉट एप्लीकेबल। एंटागोनिस्ट या तो कॉम्पिटिटिव होगा या नॉन कॉम्पिटिटिव होगा, बस ये दो चीजें आपने हमेशा याद रखनी। सो आई होप आपको ये सारी चीजें तो क्लियर हो गई होगी, हमारे पास जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि एक, अगर मान लीजिए हमें एक पर्टिकुलर ड्रग हमने बनाई है, उस पर्टिकुलर ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हमने दिखाना है किसी भी चीज का, किसी के भी ऊपर, तो हम जो हमारे पास एक्शन है वो किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर एक्शन हमारा किस तरीके से हो सकता है एक पर्टिकुलर ड्रग का। चलिए वही चीज देखते हैं। देखिए हमारे पास जो रिसेप्टर, सॉरी ड्रग एक्शन है, हम बेसिकली की बात करते हैं अब ड्रग एक्शन के बारे में। तो जो हमारे पास ड्रग एक्शन है वो दो तरीके से हो सकता है। वो हो सकता है आपका रिसेप्टर मीडिएटेड हो सकता है। कैसा मीडिएटेड हो सकता है? रिसेप्टर मीडिएटेड। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि वो नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड भी हो सकता है। कैसा हो सकता है वो? नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा रिसेप्टर मीडिएटेड पे बाद में ध्यान देते हैं, थोड़ा सा हम नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड पे ध्यान देते हैं। नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड में क्या हुआ कि हमारे पास जो पर्टिकुलर ड्रग है वो रिसेप्टर पे अपना काम नहीं करेगी। मतलब रिसेप्टर से उसका कोई भी लेना देना नहीं है, बस आपने ये चीज समझनी है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कि रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन हमारी 90% ड्रग्स इसी के थ्रू एक्ट करती है, जो बाकी की 10% है वो इसके थ्रू एक्ट करती है। नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन में आप क्या शो करोगे कि हमारे पास अदर मीन्स से, या फिर किसी भी, जैसे कि हम पार्ट्स की तरह हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हो गया किसी भी तरीके का फिजिकल मेथड है। क्या है आपके पास? फिजिकल मेथड, ठीक है। फिजिकल मेथड में एक सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके लिए लेके आते हैं हम चारकोल का। किसका? चारकोल का एग्जांपल लेते हैं, चारकोल का। आपने चारकोल का बहुत बार सुना होगा कि एक तरीके का यूनिवर्सल एंटीडोट है। यूनिवर्सल एंटीडोट है, किसी भी तरीके की पॉइजनिंग में हम चारकोल को यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है कि अपनी तरफ, अपने सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन एक्टिविटी बहुत शो करता है। क्या शो करता है ये? एड्सॉर्प्शन एक्टिविटी। एक होती है अब्जॉर्प्शन, एक होती है एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन एक तरीके का आपका सरफेस फिनोमिना है, जो कि आपका जो मटेरियल है वो सिर्फ आपके सरफेस पे रहता है। फॉर एग्जाम्पल, लकड़ी के ऊपर पानी फेंक दो तो पानी सिर्फ लकड़ी के ऊपर रहेगा, लेकिन अगर रुई के ऊपर पानी फेंक दो तो रुई उसे पूरा सोख लेती है। तो वो हो गई, जो रुई ने किया वो एब्जॉर्प्शन था, जो लकड़ी ने किया वो था एड्सॉर्प्शन। तो एक्टिवेटेड चारकोल का हम कई हद तक यूज करते हैं इन केस ऑफ पॉइजनिंग में, मतलब पॉइजनिंग की ट्रीटमेंट में हम इसका यूज करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज होगी जो हम आप सब खाते होगे, विक्स। विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो, ठीक है। तो विक्स का क्या है? विक्स एक स्मूथिंग एक्शन देता है। कौन सा एक्शन देता है वो? एक तरीके का स्मूथिंग एक्शन देता है। तो वो भी एक तरीके का क्या हो गया आपका? फिजिकल मेथड, कि आपने जो सरफेस था आपका उसको स्मूथ कर दिया, जिसको हम डिमल्सेंट एक्टिविटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट है, आपने कई बार, अगर आपने डायरेटिक्स सुने होंगे तो आपने मैनिटॉल जरूर सुना होगा। क्या सुना होगा? मैनिटॉल। मैनिटॉल एक तरीके का ऑस्मोटिक डायूरेटिक होता है। क्या होता है ये? एक तरीके का ऑस्मोटिक डायूरेटिक है, जो कि ऑस्मोसिस के बेसिस पे एक डायूरेसिस, मतलब यूरिन की जो इंक्रीज यूरिनेशन करता है, यूरिन का फ्लो बढ़ाता है। तो मैनिटॉल एक तरीके का ऑस्मोटिक डायरेटिक हो गया। ये हो गया आपके फिजिकल मेथड, मतलब आपने फिजिकल मेथड्स या फिर फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू ड्रग का एक्शन करवाया। सेकंड हमारे पास आ गया, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास जो हो गई वो हो गई हमारे पास बाय केमिकल एक्शन, ठीक है। केमिकल मीन से, कैसे मीन से? केमिकल। अब केमिकल मीन से किस तरीके से? सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ। आप सबको एसिडिटी होती होगी, सबको होती है। एक दिन समोसे ज्यादा खा लोगे तो एसिडिटी ज्यादा हो जाती है, ठीक है, समझ सकता हूँ। तो उस केस में आप क्या लेते हो? आप लेते हो इनो। क्या लेते हो? इनो लेते हो। इनो में क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, बेस होता है, एक तरीके का बेस ही है। अब एक सिंपल रिएक्शन होती है, जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या कर देता है वो? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देता है, वो सॉल्ट की फॉर्मेशन कर देता है। अब आपके स्टमक में एसिड की सिक्रीशन बढ़ रही है,
तो मतलब आप यहाँ पे बोल रहे हो HCl मेरे स्टमक में बढ़ चुका है, अगर मैंने कोई भी सॉल्ट लिया या फिर कोई भी बेस लिया, तो वो बेस इस एसिड को क्या करेगा, वो बेस इस एसिड को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करके एक सॉल्ट बना देगा। क्या बना देगा? सॉल्ट। और आपकी एसिडिटी क्या हो गई? ट्रीट हो गई। क्या हो गई आपकी एसिडिटी? वो ट्रीट हो गई। और इसे ही हम क्या बोलते हैं? एंटासिड्स। क्या बोलते हैं इन्हें? एंटासिड। तो ये एक तरीके की क्या हुई आपकी? केमिकल रिएक्शन हो गई। क्या हो गई आपकी? केमिकल रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम कॉम्प्लेक्सेशन का। किसका ले लेते हैं? कॉम्प्लेक्सेशन का, या फिर चिलेटिंग। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ आपका डॉक्सी सॉरी हाँ जी, डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन एक तरीके की एंटीबायोटिक है, जिसका यूज हम कई सारे एंटीबायोटिक सॉरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में यूज करते हैं। बोला जाता है कि जो डॉक्सीसाइक्लिन है, ठीक है, वो इकलौती ऐसी टेट्रासाइक्लिन, हम बेसिकली बात कर रहे हैं यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन की, ठीक है। तो डॉक्सीसाइक्लिन इकलौती ऐसी टेट्रासाइक्लिन है जिसको हम दूध के साथ ले सकते हैं। तो टेट्रासाइक्लिन को हम मिल्क के साथ क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज टेट्रासाइक्लिन मिल्क के साथ मिलके, किसके साथ मिलके? मिल्क के साथ मिलके, मिल्क में क्या होता है? मिल्क में आपका कैल्शियम होता है। उस कैल्शियम के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर देती है। किसकी फॉर्मेशन कर देती है? कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर देती है, जिस कारणवश हमारी जो टेट्रासाइक्लिन है वो इनएक्टिव हो जाती है। तो यहाँ पे हम अगर बात कर रहे हैं एक्शन की, तो एक्शन में हमें ये चीजें भी पढ़नी है कि अगर ड्रग इनएक्टिव हो रही है, फार्माकोडायनेमिक में हम क्या पढ़ रहे हैं? हमने ड्रग की एक्टिवेशन ही करवानी है, लेकिन किसी मीन्स के थ्रू अगर ड्रग की इनएक्टिवेशन हो जाए, उसके बारे में भी तो आपको पता होना चाहिए। अगर उसके बारे में आपको पता नहीं होगा तो आप किस तरीके से फार्माकोलॉजी पढ़ोगे? नहीं पढ़ पाओगे ना। बिल्कुल। तो दो तो हमने मटेरियल्स कर लिए, या फिर दो हमने कर लिए। एक तो हो गया फिजिकल मीन्स के थ्रू, दूसरा हो गया केमिकल मीन्स के थ्रू। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मीन है वाया एंजाइम्स। किसके थ्रू? एंजाइम्स के थ्रू। एंजाइम्स जिन्हें नहीं पता, धन्य हो आप। एंजाइम्स आर molecules or biomolecules present in our body which act as an biocatalyst or as an catalyst। सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर आपकी बॉडी में एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होगी तो आपको एक कटोरी चावल को पचाने में अराउंड 10-12 साल लग जाएगी। क्योंकि एंजाइम्स क्या करती है? आपकी पर्टिकुलर रिएक्शन को, मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्पीड करती है, स्पीड अप करती है। इसलिए हम हमारी बॉडी में एंजाइम्स का होना बहुत जरूरी है। अब जब ये एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ जाए या एंजाइम की एक्टिविटी घट जाए, तो हमें ड्रग देनी पड़ती है। अगर बढ़ गई, ज्यादातर केस में तो बढ़ ही जाती है एंजाइम की एक्टिविटी, अगर बढ़ गई तो हमें उस एंजाइम को रोकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उस एंजाइम को ब्लॉक करना पड़ेगा। तो वो क्या हो गया हमारा? एंजाइम ब्लॉकिंग एक्टिविटी। क्या हो गई हमारे पास? एंजाइम ब्लॉकिंग एक्टिविटी। तो एंजाइम को ब्लॉक करने के दो मीन्स हो सकते हैं, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। क्या हो गया? कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। अब थोड़ा सा मैं एंजाइम का अगर आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, तो ये अगर आपके पास एक पर्टिकुलर एंजाइम है, ठीक है, ये हमारे पास एक पर्टिकुलर एंजाइम है। ये जो एंजाइम है, इसके पास एक यहाँ पे सबस्ट्रेट होता है। क्या होता है? सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होती है। ये जो साइट है, ये आपकी सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है। हमेशा क्या होता है, कोई भी सबस्ट्रेट यहाँ पे आकर बाइंड करता है और एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फर्दर अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है। अब किसी केस में अगर ये आपके पास यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये सबस्ट्रेट ज्यादा आके चिपक रहा है, मतलब ज्यादा अट्रैक्शन शो कर रहा है, ज्यादा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो आपकी बॉडी में डिसरप्शन हो जाएगी एक्टिविटी की। उस चीज को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम पर्टिकुलर ड्रग्स देते हैं, जो कि इस सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को बनने से रोकती है। क्या करती है? इस सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को बनने से रोका जाता है। और रोकने की वजह से किस तरीके से रोका जाएगा? अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव ड्रग है, वो इस सबस्ट्रेट पे आकर बाइंड कर जाएगी। क्या करेगी? वो इस सबस्ट्रेट पे आके बाइंड कर जाएगी, इस सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट पे आके बाइंड करेगी, और फर्दर कोई भी सबस्ट्रेट यहाँ आके बाइंड नहीं कर पाएगा और आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा। अब ऐसी कंडीशन में जब सबस्ट्रेट, ये आपका हो गया सबस्ट्रेट और ये आपका हो गया मॉलिक्यूल या फिर ड्रग मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में रेस लगी है कि कौन सबसे पहले सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट पे जाके या बाइंडिंग साइट पे, एंजाइम बाइंडिंग साइट पे जाके बाइंड करेगा, उसको बोलेंगे कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म या फिर कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिशन। कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिशन या एंजाइम की अगर एक्टिविटी, जरूरी नहीं है कि ड्रग मॉलिक्यूल सिर्फ एंजाइम की एक्टिविटी को रोकेगा, वो बढ़ा भी सकता है, ठीक है। तो और अगर नॉन कॉम्पिटिटिव है तो हमारे पास एंजाइम में एक और साइट होती है जिसे हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। कौन सी साइट? एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट पे हमारे पास ड्रग जाकर बाइंड हो जाती है चुपचाप, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो चुपचाप अपनी जाके बाइंड हो जाएगी और एंजाइम की एक्टिविटी को रोकना है रोकेगी, बढ़ाना है बढ़ाएगी। उसे हम बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म।
इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। तो ये हमारे पास नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन में तीन सबसे बेसिक मेथड्स थे जिसके थ्रू हमारे पास एक पर्टिकुलर ड्रग का एक्शन होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड फर्दर वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम फार्माकोडायनामिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज को जरूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय एंड